आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता प्रशांत खाना जी हैं, जिन्होंने यूपी अपार्टमेंट एक्ट और यूपी रेरा के कई सारे केसेस लड़े हैं। प्रशांत जी, एवे हमने फॉर्म कर लिया, अब बिल्डर से हम हैंडओवर कब ले सकते हैं? जी, ये एक अहम सवाल है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे एसोसिएशन फंसे हुए होते हैं जी। क्योंकि कोई भी ऐसी सोसाइटी मिलना मुश्किल होता है कि जिसमें कानून के हिसाब से सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हों। कुछ में फायर की सर्विसेज का प्रॉब्लम होता है, कभी किसी में जो है सीवर का प्रॉब्लम है, किसी में एसटीपी का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों के चलते हुए। तो देखिए, एसोसिएशन हैंडओवर दो तरीके से ले सकता है, पार्ट में ले सकता है जी। कि आप मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज एक पार्ट होता है हैंडओवर का। मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज इन द सेंस कि यू विल सुपरवाइज द मैनेजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज, इन द सेंस कि जो कॉमन एरिया या कॉमन एक्सपेंसेस है, जिसको कैम कहा जाता है जनरल भाषा में, आप उसका कलेक्शन शुरू करिए। और जो भी एजेंसी बिल्डर ने लगा रखी है, आप उसी के थ्रू मेंटेनेंस करवाइए, बट यू सुपरवाइज, यू टेक स्टॉक ऑफ कि कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आप जैसे चाहते हैं उस तरीके से खर्च होना चाहिए। दूसरा जो हैंडओवर होता है वो हैंडओवर ऑफ कॉमन एरिया होता है। ठीक है, कॉमन एरिया इन द सेंस जिसमें कि आपकी बिल्डिंग भी इंक्लूडेड होगी। कंप्लीट फिजिकल हैंडओवर इन द सेंस कि ऑफ द फिजिकल एसेट्स। जब आप फिजिकल एसेट्स लेंगे तो वो एक लायबिलिटी का पार्ट है। जी। हो सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर हो, मटेरियल ख़राब हो, जो आपके इक्विपमेंट्स लगे हैं वो ख़राब हो, या ऑन वर्ज ऑफ वारंटी एक्सपायरेशन हो, तो इन सब का जो एक कॉस्ट आएगा इसको रिन्यू करने का, वो आपका जो प्रमोटर थे उनसे ही आपको लेना पड़ेगा। अगर वो इसको देने में हेला हवाली कर रहे हैं या किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रही है प्रमोटर कंपनी, तो ये मेरी समझ में या एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो एक प्रॉब्लम आगे आने वाले एसोसिएशन के लिए ही बन जाता है। तो इन सब बिंदुओं पर आपको बहुत क्लियर अपने जो मेमोरेंडम ऑफ हैंडओवर होगा बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आप जो फिजिकल हैंडओवर ऑफ एसेट्स ले रहे हैं, फिजिकल एसेट्स का हैंडओवर जो ले रहे हैं जी, उनकी आज के दिन में क्या स्थिति है। उसका आपको अपनी टीम से या अपनी सोसाइटी के ही किसी उन सिविल इंजीनियर या फिर फायर इंजीनियर, इन सब लोगों की राय लेकर के कमेटी बना करके ही लेना ज़्यादा लाभदायक होगा और समझदारी भी इसी में होगी। ठीक है, पर एओए बनने के बाद जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि मैनेजमेंट को अपने हाथ में लीजिए। एसेट्स को नहीं, मैनेजमेंट को लीजिए। फिर मैनेजमेंट आप लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, सिस्टम क्या है। एक तरीके से पार्टिसिपेटिव हैंडओवर उसको बोल सकते हैं। हाँ, कहाँ पे कितना पैसा खर्च होता है, किस लिफ्ट का, पंप्स का, इक्विपमेंट्स का, डीजी का कितना रिक्वायरमेंट है। हाँ, मान लीजिए 8000 केवी का रिक्वायरमेंट है लेकिन 6000 का ही लगा तो डीजी बढ़वाइए। एसटीपी का कितना रिक्वायरमेंट था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिल्डर ने जो फैसिलिटीज़ या इक्विपमेंट्स लगाए हैं they meet the standard or the they are up to the mark and they meet the requirements of that building। तो जब तक आप मैनेज नहीं करना शुरू करेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते बिल्कुल कि रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर। अब आपने एसोसिएशन बनाया और 6 महीने के अंदर बिना समझे ही अगर हैंडओवर ले लिया, तो जो भी अगला इलेक्शन होगा तो उसमें आपकी कमियों को ही उजागर करके आपने बोनाफाइडली हो सकता लिया हो, मतलब कि जो समय का एसोसिएशन था उसने बोनाफाइडली लिया हो, बट दैट में बिकम अ प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा पार्टिसिपेटिव हैंडओवर करिए 6 महीने के लिए, और एसेट्स का हैंडओवर जो है एक सर्टेन टाइम के बाद करिए। सो आपका जो भी हैंडओवर होगा, मेमोरेंडम ऑफ हैंडओवर, दैट शुड बी इन 2 पार्ट्स। तो मेमोरेंडम ऑफ हैंडओवर को 2 पार्ट्स में रखिए, 6 मंथ के या 1 साल के, जैसा भी आपको सही लगता है। हैंडओवर लेने के नाम पे काफ़ी एवेज डरी होती हैं, और अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया मेमोरेंडम, उसको शायद एमओटी भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ टेक ओवर, हैंडओवर, हाँ, जो भी करें। तो इस पे सवाल ये है कि क्या एमओटी पे जब हम एवे साइन करती है और बिल्डर साइन करता है तो इंस्टेंटली इट इज कॉल्ड हैंडओवर, या तो फिर एमओटी में जो हमने इश्यूज नोट किए हैं वो कंप्लीट होने के बाद हैंडओवर कहलाता है? क्या होता है?
अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका एमओटी है या मेमोरेंडम ऑफ हैंडओवर है या फिर टेक ओवर है, उसमें आपने टर्म्स क्या रखे हैं। जी। टर्म्स में आप रख सकते हैं कंटिंजेंट टर्म्स भी हो सकते हैं, इन द सेंस कि ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग। हाँ ठीक है। हाँ। तो आप उसके जो टर्म्स बनाएंगे सब कुछ उस पर ही डिपेंड करेगा। ओके। इन द सेंस कि जैसे मैंने कहा कि उसमें आप अगर टर्म्स डालेंगे कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के 6 महीने तक पार्टिसिपेटिव हैंडओवर चलेगा, जिसमें कि जो एसोसिएशन है वो सारी फंक्शनिंग को समझेगी, उन सारे इक्विपमेंट्स का ऑडिट करवाएगी, सिविल स्ट्रक्चर का ऑडिट कराएगी, और उसमें अगर इक्विपमेंट्स और सिविल स्ट्रक्चर में कोई कमी आती है, पता चलती है हमको, तो उसको जो है बिल्डर पार्टी उसको रिमूव करेगी, उन डिफेक्ट्स को उनको सही करेगी और फिर हैंडओवर करेगी। जी। तो ये जो और उसमें जो हैंडओवर के बाद जो लायबिलिटीज आएंगी वो किस दिन से शुरू होंगी उसको भी डिफाइन किया जा सकता है एमओटी में ही। जी बिल्कुल। तो एमओटी कई पार्ट में होगा, मतलब एक ही एमओटी साइन होगा, लेकिन उसमें अलग अलग डेट्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस डेट्स, ये आज साइन हो रहा है 1 तारीख को, 15 तारीख से मैनेजमेंट और कैम कलेक्शन की लायबिलिटी या ड्यूटी एसोसिएशन के पास चली जाएगी। एक बार एसोसिएशन के पास जाएगी तो कैम कलेक्ट करेगा, उसको जो प्रमोटर है या फिर जो भी मेंटेनेंस एजेंसी है सारा हिसाब किताब उसको देगी, वो उसको समझेगी, और उसके बाद वो अपने हिसाब से जो है एक्सपेंसेस को रिलीज करेगी, लायबिलिटीज को या पैसे को। ठीक है। और उसी के साथ साथ वो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी या खुद ही आप अपने रेजिडेंट्स का एसोसिएशन बना लीजिए, वो इक्विपमेंट्स को और इन सब चीज़ों का ऑडिट करके अपना समझे, और फिर उसके साइनिंग डेट से 8 महीने बाद आपका जो भी सेटिस्फैक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट, आप उसको इक्विपमेंट्स का हैंडओवर ले सकते हैं। लोगों के मन में ये भी डर है कि हमने एमओटी साइन कर दिया जी, उसके बाद बिल्डर्स के तरफ से जो भी कमियां हैं, एसटीपी अगर नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बिल्डर पूरी नहीं करेगा जी, इस वजह से हैंडओवर लोग एवे बनाना तक नहीं चाहते। जी। इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं और एक अच्छा खासा पोजीशन हो चुका है इन द सेंस, और अगर कमियां हैं सोसाइटी में, डिफेक्ट्स हैं सोसाइटी में, तो उनको रिमूव तभी हो पाएंगी या वो प्रॉब्लम्स तभी दूर होंगे जब आपका संगठन साथ होगा, आप संगठित हो जाएंगे। जी सही कह रहे हैं। हाँ, जब आपका एसोसिएशन बनेगा तभी ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगे। तो एसोसिएशन बनाना तो मस्ट है आपके लिए। एसोसिएशन बनाने के बाद जैसा मैंने कहा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए इन दी अफेयर्स, समझने की कोशिश करेगा एसोसिएशन कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी है कि नहीं। और जब आप एक बार एसोसिएशन बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सारी अथॉरिटीज़ के समक्ष एक बेहतर और ज़्यादा एनफोर्सिंग अथॉरिटी के साथ आप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एसोसिएशन का गठन मेरे हिसाब से इमीडिएटली कर लेना, जैसी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसको गठन करना और रजिस्टर करना अनिवार्य होना चाहिए। ओके। या फिर ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रुप हाउसिंग का। जी। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन सिर्फ बन जाने से एसोसिएशन पर लायबिलिटी नहीं आती है। एसोसिएशन बन जाने के बाद एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, दे शुड ट्राई टू टेक आउट और डिग आउट द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, और फिर उसको बिल्डर के सामने रखें और उसको अपने सारे रेजिडेंट्स की तरफ से ठीक कराने का प्रयास करें, उसको मेक गुड कराने का प्रयास करें। डायरेक्टली लायबिलिटी लेने के लिए ना बिल्डर आपको फोर्स कर सकता है, ना ही कानून आपको फोर्स कर रहा है।